बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। आप फीडबैक देते जाएं प्लीज। आपको अपनी स्क्रीन जी के सर। ऊपर स्लाइड शो नजर आ रहा आ रहा है सर नजर। है? ओके, गुड। इन्वेंट्री मैनेज। हमारा आज का टॉपिक है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। बड़ा इंटरेस्टिंग, जी। बहुत कॉमन। इन्वेंट्री बेसिकली है क्या चीज़? हम बड़ी कॉमन चीज़ों के साथ स्टार्ट करें, अपने घरों से अगर स्टार्ट करें तो आम तौर पे एक मंथ की शॉपिंग करके लाते हैं, हम ग्रॉसरीज करके लाते हैं। तो वो वहाँ पे किचन में या दूसरे घर के इस्तेमाल के लिए हम चीज़ों को अरेंज करके केबल्स में रख देते हैं। तो वो उन चीज़ों की इन्वेंट्री होती है, स्टॉक होता है, जमा की हुई चीज़ें होती हैं। हमें वो वाली इन्वेंट्री चाहिए क्यों होती है? क्योंकि हमने एक मंथ में जो प्रोसेसेस करने हैं, जो ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, उनमें वो चीज़ें यूज़ होनी हैं। एक रिटेल स्टोर है, उस रिटेल स्टोर के ऊपर जो दुकानदार है वो आम तौर पे वीकली जो उसके वेंडर्स होते हैं वो उसको बताता है कि मुझे कौन से आइटम की कितनी क्वांटिटी दे जाओ। क्योंकि उसके पास कस्टमर ने आना होता है, उसका एक एस्टिमेट होता है एक वीक में या जितने टाइम ड्यूरेशन के लिए उसने क्वांटिटी परचेज की है, उतने टाइम ड्यूरेशन में उसकी कितनी सेल होगी। वो उतनी इन्वेंट्री का स्टॉक अपने पास उस चीज़ का रखता है। आपके घर में कोई प्लम्बर आ गया है, फॉर एग्जांपल कोई आप पानी की वायरिंग करवा रहे हो या कोई इस तरह का काम करवा रहे हो, तो वो अपने साथ कुछ टूल किट लेके आता है और कुछ और चीज़ें लेके आता है जो कि उसने सामान यूज़ करना है। वो जब आपके पास आता है तो आने से पहले वो एक एस्टिमेट करके लाता है कि कितना सामान चाहिए होगा। तो वो बड़े शॉर्ट टाइम के लिए काम करने के लिए आता है, लेकिन उस शॉर्ट टाइम के लिए अपनी एक इन्वेंट्री मेंटेन करके आता है अपने साथ, क्योंकि उसको वो चीज़ें चाहिए, तो वो ताकि उसके काम में ब्रेकेज ना आए। रिटेल स्टोर वाले ने चीज़ें रखी थी ताकि उतने टाइम ड्यूरेशन में जो कस्टमर उसके पास आए उनकी डिमांड फुलफिल हो, वो विदाउट सेटिस्फेक्शन ना जाए, डिमांड के फुलफिल हुए बगैर वहाँ से ना जाए। घर के अंदर आपने स्टॉक किया है तो घर के अंदर स्टॉक इसलिए किया है ताकि एक मंथ में आपने जो ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, जो आपने कुकिंग करनी है, घर में कपड़े धोने हैं या कोई ऐसे काम है, तो उनके लिए आपको जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो अवेलेबल हों, उनकी शॉर्टेज ना हो। इसी तरह से इन्वेंट्री बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी मेंटेन की जाती है। बेसिक पर्पस क्या है? जो घर वाली एग्जांपल हमने यूज़ की है, वो मटेरियल्स की इन्वेंट्री होती है जिनको यूज़ करते हुए हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं। बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी हम मटेरियल्स की इन्वेंट्री को कैरी करते हैं। स्पिनिंग मिल को ले लें, एक साल के लिए हम बेल्स का स्टॉक करते हैं, कॉटन का स्टॉक करते हैं या दूसरे मटेरियल्स हैं उसका स्टॉक अपने पास रखते हैं। वीविंग है तो वीविंग ने यान का स्टॉक अपने पास रखना है। ये बेसिक मटेरियल्स हैं। उसके अलावा दूसरे मटेरियल्स होते हैं जो कि मेंटेनेंस के लिए यूज़ होते हैं, वो उनका स्टॉक अपने पास रखना होता है। तो वो एक पीरियोडिक उसकी इन्वेंट्री को मेंटेन किया जाता है। तो इन्वेंट्री किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक बड़ा बेसिक पार्ट होता है। तो ये मटेरियल्स की होगी। फिर हमारा होता है कि एक ही प्रोडक्ट की प्रोडक्शन में सेवरल स्टेजेस होती हैं। उन स्टेजेस, एक स्टेज से दूसरी स्टेज के बीच में भी थोड़ी सी इन्वेंट्री पड़ी होती है। जैसे कार्ड के कार्ड मशीन है तो उसके स्लाइवर बनता है, स्लाइवर के कैंस हैं तो स्लाइवर के कैंस जितने बने हैं सारे के सारे ड्रॉप फ्रेम के पीछे फौरन से नहीं लगते। थोड़ी देर के लिए हम उनको दरमियान में स्टॉप करते हैं, अगले वाले ख़त्म होते हैं, फिर हम पिछले वालों को वहाँ पे इंस्टॉल करते हैं। इस तरह की इन्वेंट्री को वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री कहा जाता है। ये इसलिए रखी जाती है ताकि हमारा प्रोसेस स्मूथली चलता रहे। ये हो के ड्राइंग फ्रेम के पीछे 8 कैन लगने हैं, 7 पूरे हो गए हैं, 8वां अभी कार्ड के ऊपर बन रहा है, तो वो वहाँ पे स्टॉपेजेस आ रही होंगी, अगला प्रोसेस हमें स्टॉप करना पड़ेगा। तो उसके लिए थोड़ी सी इन्वेंट्री बीच में ही हम मेंटेन करते हैं। कुछ कैंस हम एक्स्ट्रा बना के पहले से रखते हैं ताकि अगला प्रोसेस हमारा स्मूथली चलता रहे। इसी तरह से अगले जो प्रोसेस हैं वो भी इसी तरह से उनके बीच में थोड़ी सी इन्वेंट्री रखी जाती है, तो वो वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री होती है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो कस्टमर के लिए इन्वेंट्री हम रखते हैं, जो रिटेल स्टोर्स के ऊपर होती है। उसको
हम इसलिए रखते हैं ताकि कस्टमर हमारे पास आए तो उसको अनफुलफिल्ड रिक्वायरमेंट के साथ ना भेजें, उसकी रिक्वायरमेंट जो उसकी डिमांड है उसको फुलफिल करके हम भेजें, इसलिए हमें स्टॉक रखना पड़ता है। ये नहीं होता कि कस्टमर आएगा तो उस वक्त वेंडर को कॉल करके हम चीज़ नहीं लेते, हमारा एक एस्टिमेट होता है इतने टाइम ड्यूरेशन के लिए, इतनी हमारी डिमांड है, तो उतना स्टॉक हम मेंटेन करते हैं। फिर एक इन्वेंट्री होती है फिनिश गुड्स की, जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हो चुकी हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर, उसकी इन्वेंट्री को मेंटेन किया जाता है बिफोर डिस्पैच। जितना हमें कंटेनर चाहिए उतना कंटेनर हमें पूरा करना है, फिर हम डिस्पैच कर सकते हैं, या जितनी उसकी डिमांड है वो पूरी लॉट बना के हम उसको सेंड करेंगे, तो उससे पहले फिनिश गुड्स को रखा जाता है, तो उसकी इन्वेंट्री को मेंटेन किया जाता है। तो ये कुछ टाइप की इन्वेंट्री है, उसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं। मटेरियल की रिक्वायरमेंट इसलिए होती है कि सीजन में हमें मिलता है या किसी स्पेसिफिक टाइम पे हमें मिल सकता है, इसलिए रखी जाती है। वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री इसलिए रखी जाती है ताकि प्रोडक्शन के प्रोसेसेस हमारे स्मूथ चलते रहें। फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री इसलिए रखी जाती है क्योंकि हमने बैच, लॉट, कंटेनर वो हमने पूरा करना है। रिटेल स्टोर के ऊपर कस्टमर के लिए जो इन्वेंट्री का स्टॉक रखा जाता है वो इसलिए रखा जाता है कि ताकि उसकी रिक्वायरमेंट को हम टाइमली फुलफिल कर सकें। तो ये कुछ इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। इन्वेंट्री को कैरी कैसे किया जाता है, इसके कौन कौन से वेरिएबल्स होते हैं, इन्वेंट्री स्टॉक रखने में हमें कॉस्ट कौन कौन सी आती है। जाहिर बात है हमने एक जगह ली है वहाँ पे इन्वेंट्री रखने के लिए, तो उस जगह की कॉस्ट है। फिर वहाँ पे लाइट्स हमने ये ली, स्लाइड वही है, कोई पहले वाली स्लाइड की चेंज हो रही। स्लाइड अभी मैं चेंज नहीं कर रहा, मैं आपको वैसे ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहले सर से ठीक। तो हम इन्वेंट्री रखने के लिए बहुत सारे वहाँ पे फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। आपको स्पेस चाहिए, स्पेस के अलावा आपको वहाँ पे लाइट चाहिए, अगर कुछ इस तरह की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है, कोई डिटीरियोरेटिंग प्रोडक्ट्स हैं तो उसके लिए आपको चिलिंग चाहिए, आप आइसक्रीम रख रहे हो उसके लिए रेफ्रिजरेटर चाहिए, तो वो सारी एक इन्वेंट्री की कॉस्ट आपको बियर करनी पड़ती है। तो जहाँ पे भी इन्वेंट्री होगी वहाँ पे उसका एक पर्पस है और उसके वर्सेस उसकी एक कॉस्ट भी है। अब पर्पस को फुलफिल करते हुए कॉस्ट को मिनिमम करना, ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स में होता है। पर्पस क्या है कि जो फॉर एग्जांपल एक रिटेल स्टोर है तो कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, कस्टमर का सर्विस लेवल जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो हमारा पर्पस ऑब्जेक्टिव है, और साथ में कॉस्ट उसके साथ रिलेटेड है। तो हम कितनी एक टाइम के ऊपर स्टॉक रखें कि हमारी कॉस्ट भी मिनिमम आए और कस्टमर भी हमारा डिससेटिस्फाइड ना आ जाए। तो ये सारी चीज़ें हम आज के टॉपिक में स्टडी करेंगे। व्हाट इज इन्वेंट्री, अभी जैसे मैंने आपको ब्रॉडली एक्सप्लेन किया है, अ स्टॉक अ स्टोर ऑफ गुड्स, चीज़ों को का हम स्टॉक करते हैं, उनको स्टोर करते हैं, उसी को हम इन्वेंट्री कहते हैं। डिफरेंट टाइप्स की होती है, वो थोड़ा सा आपको ओवरव्यू मिल गया किस टाइप की इन्वेंट्री होती है। रॉ मटेरियल्स होते हैं, मशीन के पार्ट्स होते हैं जो उसकी मेंटेनेंस के लिए यूज़ होते हैं, फिनिश गुड्स होती हैं, स्टेशनरी है, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री है, रिटेल स्टोर के ऊपर कस्टमर के लिए इन्वेंट्री एंड सो ऑन। इस टाइप की बहुत सारी इन्वेंट्रीज हम कैरी करते हैं। फंक्शंस ऑफ इन्वेंट्री, जो इन्वेंट्री स्टॉक हमने रखा है उससे हम कौन कौन से काम लेते हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमें इन्वेंट्री स्टॉक रखने में हमें मददगार होती है। टू मीट एंटिसिपेटेड कस्टमर डिमांड, एंटिसिपेटेड कस्टमर डिमांड क्या चीज़ है, हम पहले से एक फोरकास्ट करते हैं। रिटेल स्टोर है, एक वीक की एक मंथ की फोरकास्ट होती है। कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो उसकी एक सीज़न की फोरकास्ट है। कोई अपने घर की आइटम्स हैं तो उसकी एक मंथ की फोरकास्ट है। डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन होंगे लेकिन एक स्पेसिफाइड टाइम के लिए हम फोरकास्ट करते हैं कि कस्टमर की डिमांड कितनी है, तो दैट इज़ नोन एज एंटिसिपेटेड कस्टमर डिमांड। तो उसके लिए हम उतना स्टॉक अपने पास रखते हैं। तो कस्टमर की डिमांड को फुलफिल करने के लिए हम एंटिसिपेटेड स्टॉक अपने पास मेंटेन करेंगे। ये इन्वेंट्री का एक फंक्शन है ताकि कस्टमर जब आपसे वो चीज़ लेने हैं तो आपके पास पड़ी हुई। टू स्मूथ प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट, ये रॉ मटेरियल से रिलेटेड है। प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट्स हैं उसके रॉ मटेरियल, उसकी मशीन की मेंटेनेंस, उसके सारे काम जो कि प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको चाहिए, तो उनके मटेरियल्स की इन्वेंट्री को मेंटेन करना ताकि प्रोडक्शन स्मूथली चलती रहे। और कुछ उसकी सीजनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एक सीज़न के अंदर एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट बन रही है तो उससे पहले उस सीज़न की प्रोडक्ट की जो फोरकास्ट है उसके मटेरियल्स को आपने मेंटेन करना है। टू डीकपल ऑपरेशंस, बफर्स इन सक्सेसिव ऑपरेशंस, दो ऑपरेशन है जैसे मैंने एग्जांपल दी कार्ड और ड्राइंग फ्रेम, उसके बीच के अंदर ये दो ऑपरेशन है, उनको हम डीकपल कर रहे हैं, बिल्कुल ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं हैं।
वो अलहदा से है, ये अलहदा से है। अब उसके बीच में हम बफर स्टॉक थोड़ा सा रखते हैं। बफर मीन, आपने बफर की डेफिनेशन पढ़ी होगी, जो कि चेंजेस को एब्जॉर्ब करता है, वेरिएशंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, प्रोसेस को स्मूथली चलाता है। तो वो बफर के लिए हम कुछ कैंस कार्ड से निकले हुए अपने पास स्टॉक में रखते हैं, जो कि सेफ्टी के लिए होता है कि आगे से कैन ख़त्म हो गए तो वहाँ से निकाल के लगाया जा सके, रादर देन कि हम वेट करें कि कार्ड जब अपनी प्रोडक्शन कंप्लीट करेगा तब हम कैन वहाँ पे लगाएंगे। तो उसके लिए हम बफर स्टॉक रखते हैं, बफर कैंस रखते हैं फॉर रनिंग प्रोडक्शन स्मूथली। टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट स्टॉक आउट्स, किसी चीज़ का स्टॉक आउट हो रहा है, कोई ऐसी स्पेसिफिक सिचुएशन आती है तो बहुत सारी इन्वेंट्री उसके लिए रख ली जाए। रमज़ान आ रहा है, उसमें कुछ चीज़ें शॉर्ट हो जाएंगी, महंगी हो जाएंगी वो ऐसे प्राइस में भी आता है। तो स्टॉक आउट्स एक डिफरेंट सिचुएशन है जिसमें किसी चीज़ को पहले एंटिसिपेट कर लिया जाए कि ये ख़त्म होने जा रही है तो उसका स्टॉक रख लिया जाए। तो मटेरियल का हो, फिनिश गुड्स का, तो वो कह लें कि अगेंस्ट लॉ होता है। मटेरियल्स जो हैं वो अपने पास स्टॉक किए जाते हैं क्योंकि वो प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट है, तो वो पहले से उसको रख लिया जाए ताकि प्रोडक्शन स्मूथली चलती रहे। टू टेक एडवांटेज ऑफ ऑर्डर साइकिल्स, ये इकॉनमी से रिलेटेड है। हम इन्वेंट्री कितनी रखते हैं उसकी हमें मिनिमम कॉस्ट है, या हम मैक्सिमम प्रॉफिट ले सकें अपने बिजनेस के थ्रू, तो इन्वेंट्री कितनी हमें स्टॉक करनी चाहिए। टू हैज अगेंस्ट प्राइस इंक्रीज, अगर कोई स्पेसिफिक मटेरियल शॉर्ट हो रहा है तो उसकी प्राइस भी इंक्रीज होगी, तो उसको पहले से एंटिसिपेट करके फोरकास्ट करके अपने पास स्टोर कर लिया जाता है। तो ये इन्वेंट्री का एक फंक्शन है, सो दैट आप जो प्राइस की हाइक है उसमें ना आए। जब प्राइस हाइक ख़त्म हो जाए तो दोबारा से आप इन्वेंट्री को ले सको, परचेज कर सको। तो जो हाइक का टाइम है उस दौरान में आपके पास जो रिक्वायरमेंट है वो सारी की सारी आप स्टॉक कर लो। टू परमिट ऑपरेशंस, इसमें एक लॉ यूज होता है दैट इज नोन एज लिटल्स लॉ। अब यहाँ पे पढ़ें, आपके पास वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री कितनी है। वर्क इन प्रोसेस का क्या चीज़ है, एक मशीन के अंदर नंबर ऑफ यूनिट्स इकट्ठे प्रिपेयर हो रहे हैं तो उस मशीन के अंदर या उस प्रोसेस के अंदर कितने नंबर ऑफ यूनिट्स होंगे, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। टाइम ऑफ यूनिट इन द सिस्टम मल्टीप्लाइड बाय डिमांड रेट, या उसका जो आउटपुट रेट है। एक मशीन जितने प्रोड्यूस कर रही है पर आवर, पर डे या पर शिफ्ट जितने प्रोड्यूस कर रही है यूनिट, और वो यूनिट सिस्टम में कितनी देर रहता है, उनको मल्टीप्लाई कर दें तो वो आपके पास उस प्रोसेस में या उस मशीन के अंदर जितने यूनिट्स हैं या उसके अंदर जितनी इन्वेंट्री है वो आपके पास निकल आएगी। अब हम लॉ को पढ़ते हैं फिर आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। द एवरेज अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री इन अ सिस्टम, एक सिस्टम के अंदर, एक मशीन के अंदर, एक प्रोसेस के अंदर, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई करना है, ऑफ द एवरेज डिमांड रेट या उसका आउटपुट रेट, एंड द एवरेज टाइम a unit is in the system। तो उस सिस्टम के अंदर टोटल इन्वेंट्री कितनी है, एक यूनिट सिस्टम के अंदर एवरेज कितना टाइम रहता है, और डिमांड का रेट क्या है। डिमांड का रेट हमेशा उतना ही इसमें कंसिडर किया जाएगा जितना सिस्टम का आउटपुट का रेट होगा। तो जितने यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स वहाँ से एक सिस्टम से बाहर निकल रहे हैं वो मल्टीप्लाई कर देना है जितना एक यूनिट उसमें स्टे करता है। वेरी सिंपल, कि एक यूनिट कितने टाइम के लिए स्टे करता है, मल्टीप्लाई कर दें जितने उसमें से यूनिट्स निकल रहे हैं, तो वो आपके पास टोटल इन्वेंट्री आ जाएगी उस सिस्टम के अंदर। एंड टू टेक एडवांटेज ऑफ क्वांटिटी डिस्काउंट्स, इन्वेंट्री इसलिए भी रखी जाती है कि हमें क्वांटिटी के ऊपर डिस्काउंट मिलता है। जो होलसेलर्स होते हैं उन्होंने एक स्पेसिफिक रखे होते हैं, जिसको कहते हैं कि एक स्लैब्स रखी होती हैं। अब 200 आइटम परचेज करोगे तो पर आइटम प्राइस इतनी रिड्यूस हो जाएगी, 400 या 500 करोगे तो और रिड्यूस हो जाएगी। तो पर यूनिट प्राइस जो है वो कम होती है जब आप ज़्यादा क्वांटिटी परचेज करते हो। तो वो उस डिस्काउंट को लेने के लिए जो रिटेलर्स हैं वो अपने पास फिर इन्वेंट्री रखते हैं कि पर यूनिट कॉस्ट उनको कम पड़ रही है, अपने पास इन्वेंट्री का स्टॉक वो कर लेंगे ताकि उनका प्रॉफिट इंक्रीज कर दे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, हमें पता है जब हम इन्वेंट्री का स्टॉक अपने पास रखते हैं तो हमें कॉस्ट पड़ती है, उसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ते हैं, उसकी मेंटेनेंस करनी पड़ती है, उसके लिए जगह देनी पड़ती है और
बहुत सारी और रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स हैं, तो वो वहाँ पे उसकी एक्सपायरी भी हो सकती है, वो आपको पैसे पड़ रहे हैं। तो इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उसके ऊपर करते हैं, लेकिन हम उससे अचीव क्या करना चाहते हैं, क्यों हम इन्वेंट्री को रखते हैं? तो फर्स्ट वन इज अंडर स्टॉकिंग ना हो। मीन्स एक टाइम ड्यूरेशन के लिए आपने अपने बिजनेस को प्लान किया है, एक वीक के लिए एक रिटेलर जो है वो चीज़ें बाई करके अपने पास रखता है, तो एक वीक में उससे वो चीज़ें ख़त्म ना हो, अंडर स्टॉक ना आ जाए। उससे क्या होगा? मिस्ड डिलीवरीज, आप जो डिलीवर करना चाहते हैं वो मिस हो जाएगा, कुछ कस्टमर्स ले गए हैं, बाकी जो आ रहे हैं उनको वो चीज़ नहीं मिल रही। लॉस्ट सेल्स, ये भी उसी से रिलेटेड है कि एक सेल हो सकती थी वो आप नहीं कर सके, दैट इज लॉस्ट सेल। डिससेटिस्फाइड कस्टमर, एक कस्टमर को एक टाइम के ऊपर उसकी चीज़ नहीं मिली तो वो डिससेटिस्फाइड होगा, जिससे आपकी एवरेज डिमांड कम हो सकती है, वो कस्टमर किसी और जगह पे लॉयल हो जाएगा। एंड प्रोडक्शन बॉटलनेक्स, अगर मटेरियल आपका अंडर स्टॉक होता है, कोई आपको कॉटन के साथ कोई और एलिमेंट मिक्स करना है, पॉलिएस्टर मिक्स करना है, आपका पॉलिएस्टर अंडर स्टॉक हो गया, कॉटन है, अब आप उसका वेट करोगे, उस टाइम तक के लिए आपकी सारी प्रोडक्शन लाइन स्टॉप होगी, तो वो मटेरियल स्पेसिफिक आपको उसकी बॉटलनेक बना रहा है। या आप मशीन की मेंटेनेंस कर रहे हैं, कुछ स्पेसिफिक नट बोल्ट्स चाहिए, वो मशीन उसके बगैर असेंबल नहीं हो सकती, अपना काम नहीं कर सकती, उसकी इन्वेंट्री आपके पास नहीं है, आप अंडर स्टॉक हो उस वक्त, तो वो मशीन काम करना स्टार्ट नहीं करेगी और वहाँ पे प्रोडक्शन आपकी स्टॉप होगी, वहाँ पे आपकी बॉटलनेक बन रही होगी। अंडर स्टॉक के ये नुकसान हैं। ओवर स्टॉक से क्या नुकसान होगा? अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा स्टॉक करते हो, ओवर स्टॉकिंग अननेसेसरीली टेक्स अप स्पेस एंड टाइज अप फंड्स दैट माइट बी प्रोडक्टिव एल्सवेयर। कि आपने ज़्यादा आइटम्स रख लिए हैं, उसके लिए स्पेस आपको ज़्यादा चाहिए, और इन्वेंट्री के लिए जो दूसरे आप एक्सपेंसेस कर रहे हो वो भी आप उसके ऊपर कर रहे हो, और फिर जो इन्वेंट्री को परचेज करने के लिए आपने पैसे लगाए वो वाले पैसे आप कहीं और लगा सकते थे, जो कि आपके बिजनेस में बेनिफिट दे सकते थे। ये ओवर स्टॉकिंग का नुकसान। टू मेन कंसर्न्स, इन्वेंट्री रखने के दो मेन ऑब्जेक्टिव्स, लेवल ऑफ कस्टमर सर्विस एंड कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग एंड कैरिंग इन्वेंट्रीज। हमने कस्टमर को सेटिस्फाई करना, द फर्स्ट एंड प्राइम ऑब्जेक्टिव इन्वेंट्री कैरिंग का, कि कस्टमर डिससेटिस्फाइड ना जाए, उसने जो चीज़ जिस वक्त पे डिमांड की है उस वक्त पे हमने उसको वो चीज़ वहीं पे पहुंचा दी, उसको दे दी। टू हैव द राइट गुड्स, जो कस्टमर ने डिमांड किया है, इन सफिशिएंट क्वांटिटीज, जितनी उसने डिमांड की है, इन द राइट प्लेस, जहाँ पे उसने आके कहा कि मुझे ये दे दो, एट द राइट टाइम, जब उसने कहा, तो उसके लिए आपने इन्वेंट्री को मेंटेन किया है। जब भी कस्टमर आपके पास आके डिमांड करेगा, आप उठा के वो आइटम उसको दे दो। एंड दूसरा इसका मेन कंसर्न, कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग एंड कैरिंग इन्वेंट्रीज। जैसे मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि कौन कौन सी कॉस्ट हो सकती है, इन्वेंट्री की कॉस्ट कैसे बढ़ती है, स्पेस की है, लेबर की है, यूटिलिटीज़ की हैं, स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स है उसके लिए स्पेसिफिक कंडीशंस आपने मेंटेन की हैं, ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर है, तो उसके लिए आपको सारी कॉस्ट पड़ रही होती है। टू फंडामेंटल डिसीजंस इन्वेंट्री के लिए, आपने मटेरियल की इन्वेंट्री करनी है, प्रोडक्ट्स की इन्वेंट्री करनी है, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री करनी है। ये वाला यूजुअली रिलेटेड है रिटेल स्टोर्स के ऊपर, जो कस्टमर को फिनिश गुड्स हमने सेल करनी है। व्हेन टू ऑर्डर एंड हाउ मच टू ऑर्डर, इन्वेंट्री में ये दो बड़े बेसिक और इम्पोर्टेंट डिसीजन हैं कि इन्वेंट्री की आइटम्स आपने ऑर्डर करने हैं तो कब करने और कितने करने। इसके लिए दो सिस्टम यूज़ होते हैं, एक सिस्टम जिसको पीरियोडिक कहते हैं, उस पीरियोडिक सिस्टम के अंदर आप एक टाइम ड्यूरेशन रख लेते हो, आपको एस्टिमेट होता है कि एक वीक है या एक मंथ है, इसमें इतना स्टॉक लग जाना है, तो एक मंथ के बाद मैंने इतनी ऑर्डर करनी है, तो वो फिक्स क्वांटिटी एक मंथ के बाद ऑर्डर कर देते हैं, पीरियोडिक सिस्टम इसको कहते हैं। और एक होता है कंटिन्यूस रिव्यू सिस्टम। कंटिन्यूस रिव्यू सिस्टम के अंदर ये होता है, आप कंटिन्यूसली अपनी इन्वेंट्री, कोई एक प्रोडक्ट है शेल्फ में रखी हुई, आपको पता है कि इसके मैंने 1000 यूनिट्स रखे थे, अब पीछे मेरे पास 50 यूनिट्स रह गए हैं, और मैं अभी ऑर्डर करूंगा तो आने में जितना टाइम लगेगा उस टाइम में ये 50 यूनिट कंज्यूम हो जाएंगे, तो शेल्फ खाली हो जाएगी। तो वो कंटिन्यूसली हम मॉनिटर करते रहते हैं, जब 50 होंगे फ़ौरन से ऑर्डर कर देना ताकि ख़त्म होने तक वो स्टॉक आ जाए, तो कंटिन्यूस उसको मॉनिटरिंग कहा जाता है।
दैट इज कंटिन्यूस रिव्यू पॉलिसी। तो ये दो तरह से इसको मॉनिटर करके ऑर्डर किया जाता है, ये पीरियडिकली करते हैं या कंटिन्यूस रिव्यू करके। रिक्वायरमेंट्स फॉर इफेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं? आप एक अच्छा इन्वेंट्री सिस्टम मैनेज करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक अच्छा इन्वेंट्री, आप उससे एक कस्टमर भी आपका डिससेटिस्फाइड ना हो, आपकी कॉस्ट भी मिनिमम है, तो आपको कौन से स्टेप लेने पड़ेंगे, कौन से एक्शन आप परफॉर्म करोगे? सिस्टम टू कीप ट्रैक ऑफ इन्वेंट्री ऑन हैंड एंड ऑन ऑर्डर। आपने ट्रैक रखना है कि आपके पास ऑन हैंड इन्वेंट्री कितनी है और ऑन ऑर्डर आपकी कितनी आ रही है, इसका आपको पता होना चाहिए। ऑन हैंड का मतलब जो आपके फैसिलिटी में पड़ी हुई है, आपकी दुकान के ऊपर शॉपकीपर ने अपने पास रखी हुई है, रिटेल स्टोर के ऊपर पड़ी हुई है। एंड ऑन ऑर्डर कितनी क्वांटिटी आपने फ़ोन करके या वैसे जो आपका तरीका है ऑर्डर करने का उसको कहा है कि इतने मुझे दे दो, दैट इज़ ऑन ऑर्डर इन्वेंट्री। रिलायबल फोरकास्ट ऑफ डिमांड, आपकी जो डिमांड की फोरकास्ट है वो रिलायबल होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए एक वीक के अंदर इतना इस आइटम ने कंज्यूम होना है, फिर ही आप उतने नंबर ऑफ आइटम्स डिमांड कर सकते हो। अगर आपकी फोरकास्ट ठीक नहीं है, आप कम डिमांड कर लो, तो जो नुकसान थे, जो प्रॉब्लम्स आ सकते थे वो आ सकते हैं। इसी तरह से अगर आपकी डिमांड फोरकास्ट आप ज़्यादा कर लेते हो तो आपके पास दूसरे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, आपके पास स्पेस ना हो या कह लें कि आपको कॉस्ट उसकी ज़्यादा पड़ रही हो। सो रिलायबल फोरकास्ट इफेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है। नॉलेज ऑफ लीड टाइम्स एंड लीड टाइम वेरिएबिलिटी। लीड टाइम का मतलब है कि जब आपने इन्वेंट्री कोई स्पेसिफिक आइटम का ऑर्डर किया है तो कितने टाइम में आपके पास पहुंच जाएगी। ऑर्डर करने से लेकर ऑर्डर पहुंचने तक के टाइम को लीड टाइम कहा जाता है। तो वो लीड टाइम आपको जानना इसलिए ज़रूरी है, अगर आप कंटिन्यूस रिव्यू सिस्टम अडॉप्ट कर रहे हो तो आपके पास जब आपको पता है कि कितनी डिमांड है वो जानना ज़रूरी है। तो वो 50 आइटम्स वो कितने टाइम में ख़त्म होंगे और लीड टाइम कितना है, क्या वो 50 आइटम के कंज्यूम होने तक का जो टाइम होगा वही उसका लीड टाइम है, या आप निकालोगे लीड टाइम में कितने आइटम्स कंज्यूम होंगे। तो इसलिए आपको वो लीड टाइम जानना ज़रूरी है कि कितने टाइम में आपके पास ऑर्डर करने के बाद आइटम्स आ जाएंगे। रीजनेबल एस्टिमेट्स ऑफ इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, शॉर्टेज कॉस्ट। ये कॉस्ट हम पढ़ेंगे होती क्या क्या है, लेकिन आपके पास एस्टिमेट होना चाहिए। जब आपको होल्डिंग कॉस्ट इन्वेंट्री अपने पास रखने के लिए जो आपको एक्सपेंस करना पड़ता है उस कॉस्ट का पता होगा। जब आपको अपने ऑर्डर करना है तो उसके लिए जो प्रोसेस परफॉर्म होते हैं, आप फ़ोन कॉल करते हो या मेमो भेजते हो, उनको अपनी रिक्वायरमेंट्स देते हो, फिर शिपमेंट होती है, ये सारी कॉस्टें उसमें पड़ती हैं। फिर आपके पास आती है, आप उसकी क्वालिटी इंस्पेक्शन करते हो, देखते हो चीज़ों को, तो वो सारी कॉस्टें आपको पड़ रही होती हैं, तो वो ऑर्डरिंग कॉस्ट में आता है। तो वो सारी कॉस्ट आपको पता होनी चाहिए कितनी मुझे पड़ रही हैं, फिर ही आप एक मिनिमम कॉस्ट के ऊपर आते हो जिसके ऊपर आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट इफेक्टिव होती है। एंड शॉर्टेज कॉस्ट, शॉर्टेज कॉस्ट रिलेट करती है कि जब आपके पास कोई प्रोडक्ट या मटेरियल शॉर्ट हो गया है तो आपको कौन कौन से नुकसान हो रहे हैं और उसकी वैल्यू क्या है। ये कैलकुलेट करनी थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन थोड़ी अंडरस्टैंडिंग इसकी लें। सपोज एक मटेरियल शॉर्ट हो गया, अब उस मटेरियल शॉर्ट होने से आपको क्या क्या नुकसान हो रहा है। पहला नुकसान तो ये हो रहा है, जहाँ पे मटेरियल यूज़ होना है वो प्रोडक्शन लाइन सारी की सारी बंद होगी। जब वो प्रोडक्शन लाइन बंद होगी तो डेफिनेटली उसके लिए जो आपने सारी मेंटेनेंस की हुई थी, जो लेबर रखी हुई थी, जो उसके लिए दूसरे प्रोसेस आपने मेंटेन किए हुए, वो सारे की सारी कॉस्ट आपको पड़ रही है, जबकि उसका आउटपुट कोई नहीं आ रहा। एक चीज़, दूसरा आपने कस्टमर के साथ एक डेडलाइन फिक्स की हुई है। जब आपकी डेडलाइन फिक्स होती है तो आप अपनी कैपेसिटी को देख के वो फिक्स कर रहे होते हैं। जब मटेरियल की शॉर्टेज होगी, आपकी लाइन ही बंद है, तो डेफिनेटली आप डेडलाइन को मीट नहीं कर पाओगे, तो आपका कस्टमर डिससेटिस्फाई होगा, आपकी जो कमिटमेंट है वो ऑन नहीं होगी। जब आप इसको ऑन नहीं करोगे तो आपका डिससेटिस्फाइड कस्टमर होगा, वो आप लॉस सेल करोगे, आप से कस्टमर किसी और कंपनी की तरफ भी जा सकते हैं। तो उसका एस्टिमेट लगा लें वो आपको कितनी कॉस्ट पड़ रही। तो इस तरह की कॉस्ट जो है वो सारी आपकी शॉर्टेज कॉस्ट में आती है। एंड क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर इन्वेंट्री आइटम्स, कि आप के पास इन्वेंट्री सिर्फ एक आइटम की नहीं होती, बहुत सारे आइटम्स आपने रखी होती, उसको आपने क्लासीफाई करना है और हर एक की इन्वेंट्री को आपने अलग से मॉनिटर करना है। इन्वेंट्री काउंटिंग सिस्टम, इन्वेंट्री काउंटिंग, आपने असेस करना है कि आपके पास कितनी इन्वेंट्री है, कब आपने ऑर्डर करना है,
उसके दो सिस्टम हैं, मैंने जैसे आपको पहले एक्सप्लेन किया, एक पीरियोडिक सिस्टम होता है और एक कंटिन्यूस, उसको परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम भी कहते हैं। पीरियोडिक सिस्टम फिजिकली काउंट ऑफ आइटम्स इन इन्वेंट्री मेड एट पीरियोडिक इंटरवल्स, एक हफ्ते के बाद काउंट कर लिया कि कितनी थी और कितनी रह गई हैं, तो एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद काउंट भी किया जाता है और जितनी कंज्यूम हो गई हैं उतनी ऑर्डर भी किए जाते हैं। इकोनॉमीज इन शिपिंग एंड प्रोसेसिंग, इसका फ़ायदा क्या होता है कि आपको उसके प्रोसेस करने में और उसको शिप करने में आपकी कॉस्ट सेव हो रही होती है। ये कैसे होती है, हम कंपैरिजन इसका पढ़ेंगे। लैक ऑफ कंट्रोल बिटवीन इंटरवल्स, लेकिन आपको जो उसके डिफरेंट पीरियड्स होते हैं उसके इंटरवल्स में आपका अपना इतना कंट्रोल नहीं होता। कभी आपकी प्रोडक्ट कम भी कंज्यूम होती है, कभी आपकी ज़्यादा भी कंज्यूम होती है, तो आपके जो एस्टिमेट्स होते हैं वो वेरी करते रहते हैं, नॉट अ स्पेसिफिक अमाउंट आप वहाँ पे ऑर्डर कर रहे होते हैं। परपेचुअल और कंटिन्यूस इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर होता है सिस्टम दैट कीप्स ट्रैक ऑफ रिमूवल ऑफ इन्वेंट्री कंटिन्यूसली, आप हर वक्त उसको मॉनिटर कर रहे हो कितना आपका इन्वेंट्री का लेवल हो गया। आमतौर पे जो रिटेल स्टोर जो अच्छे वाले होते हैं उसमें वो बारकोड वाला सिस्टम होता है, वो सारा सिस्टम मॉनिटर करता रहता है, जो भी आइटम सेल हुई है वो उसकी टोटल इन्वेंट्री में से माइनस करता रहता है, तो एक स्पेसिफिक लेवल पे जाके वो बता देता है अब इन्वेंट्री इतनी रह गई तो यहाँ पे आपने दोबारा से ऑर्डर करना है, तो वो एक कंटिन्यूसली उसकी मॉनिटरिंग होती है। दस मॉनिटरिंग करंट लेवल्स ऑफ ईच आइटम, एन ऑर्डर इज प्लेस्ड व्हेन इन्वेंट्री ड्रॉप्स टू अ प्री डिटरमिन्ड मिनिमम लेवल, हमने एक मिनिमम लेवल रखा होता है, जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया, वो मिनिमम लेवल हम कहाँ पे रखते हैं, अपने लीड टाइम को देखते हुए कि हमारे पास ये चीज़ कितनी देर में आ जाएगी, तो उतनी देर में हमारे पास इतना स्टॉक कंज्यूम हो सकता है, थोड़ा बहुत सेफ्टी स्टॉक रख के फिर हम रीऑर्डर कर देते हैं। टू बिन सिस्टम, ये वाला जो कंटिन्यूस है उसको टू बिन सिस्टम भी कहते हैं कि एक बिन के अंदर चीज़ें हैं, एक के अंदर एक्सेसिव है और एक के अंदर से निकाल के हम यूज़ कर रहे हैं, एक के अंदर स्टॉक पड़ा हुआ, तो जिसमें से यूज़ कर रहे हैं वो एक लेवल तक जाएगी, तो दूसरे बिन से निकाल के इस वाले बिन में चीज़ें डालने में जितना टाइम लगेगा, अगर उसमें वो चीज़ें उतनी कंज्यूम होने वाली हैं उतने टाइम में, तो फिर हम वहाँ से निकाल के इसमें डालना शुरू करते हैं। डिमांड फोरकास्ट एंड लीड टाइम इंफॉर्मेशन, ये आपको चाहिए, मैंने आपको जैसे पहले भी एक्सप्लेन किया कि डिमांड की फोरकास्ट और लीड टाइम दोनों आपस में बड़े इंटररिलेटेड हैं। आपको पता है कि डिमांड कितनी है और आपके ऑर्डर को आने में कितना टाइम लगेगा, उसकी बेस के ऊपर आप अपना ऑर्डर प्लेस करते हो। इन्वेंट्री में रिलेटेड कॉस्ट मेनली दो होती हैं, शॉर्टेज कॉस्ट हम स्पेसिफिक टाइम स्पेसिफिक केसेस में लेते हैं, सब में नहीं होती। इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट कॉस्ट हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट में। होल्डिंग कॉस्ट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, आपके इंटरेस्ट हैं, आप इंटरेस्ट पे करते हो, उसके ऊपर टैक्स हैं, आपने इन्वेंट्री होल्ड की हुई उसके ऊपर आप टैक्स पे कर रहे हो, डेप्रिसिएशन है, चीज़ों की वैल्यू कम हो रही है उसका भी आपको कॉस्ट पड़ती है, डिटेरियोरेशन है, मेडिसिन हैं, कोई फ्रेश प्रोडक्ट्स हैं वो डिटेरियोरेट होती हैं, स्पॉइलेज होती है उनकी, वो फ्रेश हो या दूसरी में स्पॉइल होती हैं, कुछ चीज़ें ख़राब होती हैं, वो भी कॉस्ट आपको पड़ रही है। वेयर हाउसिंग कॉस्ट, फैसिलिटी की कॉस्ट, वो आप उसका रेंट देते हो या अपनी है तो आपने परचेज़ की हुई है आपको उसकी कॉस्ट पड़ी है। एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि आप उस वक्त अपना जो पैसे इन्वेस्ट करते हो किसी और जगह पे कोई अपॉर्चुनिटी देके, तो वो भी आपने ऑलरेडी इन्वेंट्री स्टॉक के ऊपर लगा दी है, तो ये सारी कॉस्ट आपको पड़ रही है, तो एज ए होल आपको एक इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट पड़ती है इन सारी चीज़ों को मिला के। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या चीज़ है, जब आप एक प्रोडक्ट को ऑर्डर करते हो और रिसीव करते हो तो उसके दौरान जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हो उसके ऊपर भी कुछ कॉस्ट आती है। कौन कौन सी कॉस्ट आती है, आपने सपोज एक मैनेजर रखा हुआ है, उसको आप सैलरी दे रहे हो जो कि काउंट करके इन्वेंट्री का स्टॉक को कैलकुलेट करके ऑर्डर करता है, तो वो उसकी सैलरी है, फिर उसने उसके पास कोई सिस्टम है उसके पैसे उसको लगते हैं, यूटिलिटीज़ वो यूज़ करता है वो पैसे लगते हैं, फिर ऑर्डर दिया जाता है, फ़ोन कॉल होती है या कोई और रिसोर्स यूज़ किए जाते हैं। फिर जब आपके पास वो स्टॉक आ जाता है तो आप उसकी एक रैंडम इंस्पेक्शन कर रहे होते हो तो उसकी कॉस्ट आपको पड़ती है, ये सारी चीज़ें ये ऑर्डरिंग कॉस्ट में आती है। रिमेन सेम फॉर सर्टेन डिलीवरी, वो डिलीवरी का साइज़ कम हो या ज़्यादा हो आम तौर पे उसकी कॉस्ट तकरीबन सेम ही पड़ती है, तो आप 200 आइटम ऑर्डर कर रहे हो या 1000 आइटम ऑर्डर कर रहे हो,
तो वो उसकी जो आइटम की कॉस्ट है वो सेपरेट है, ऑर्डरिंग कॉस्ट में वो आइटम की कॉस्ट नहीं है। तो लेकिन ऑर्डर करने के लिए जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं वो 200 के लिए या 1000 के लिए या उससे ज़्यादा के लिए वो तकरीबन वही एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं, आपको उतने ही पैसे हर डिलीवरी के लिए लगते हैं। शॉर्टेज कॉस्ट मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था, नॉट फॉर ऑल केसेस, कहीं पे कोई शॉर्टेज हो गई है तो फिर आपको कितनी कॉस्ट पड़ रही है। क्लासिफिकेशन सिस्टम, इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यू। आपने इन्वेंट्री के अंदर एक नहीं, एक से ज़्यादा आइटम्स को स्टॉक किया होता है। अब प्रोडक्शन की बात कर लें तो प्रोडक्शन हाउस में आपको इन्वेंट्री में बस मटेरियल्स हैं, फिर आपके पास कह लें कि स्पेयर पार्ट्स हैं, मेंटेनेंस के लिए मटेरियल्स हैं, बहुत सारी टाइप्स की इन्वेंट्री, स्टेशनरी होती है एंड सो ऑन, ऑफिस के लिए यूज़ के लिए चीज़ें होती हैं। तो वो सारी चीज़ें आपने मेंटेन करनी होती हैं। अब उसमें से कुछ चीज़ें प्राइम इंपॉर्टेंस की होती हैं और कुछ लीस्ट इंपॉर्टेंस की होती हैं। तो इन्वेंट्री को आमतौर पे 3 कैटेगरीज में डिफाइन किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, ए, बी एंड सी। जो ए होता है वो सबसे प्राइम इंपॉर्टेंस का होता है, जिसकी डॉलर वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो नंबर में लेस होते हैं लेकिन उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। वो ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपकी प्रोडक्शन में डायरेक्ट यूज़ हो रही होती हैं, आपके रॉ मटेरियल्स होते हैं, कुछ ऐसे मेंटेनेंस इक्विपमेंट होते हैं जिसके बगैर प्रोडक्शन स्टॉप हो जाती है। तो उस वो नंबर में वो चीज़ें कम होती हैं लेकिन उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो आम तौर पे उनको बड़ा प्रिसाइजली कैलकुलेट करके ऑर्डर किया जाता है। और सी कैटेगरी वो होती है जो कि इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, कोई स्टेशनरी हैं, कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कि डायरेक्ट जिनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, तो उनको इतना प्रिसाइजली कैलकुलेट नहीं किया जाता, उनकी ज़्यादा इन्वेंट्रीज मंगवा ली जाती, बंडल्स में मंगवा ली जाती है, फ्लक्चुएशंस जो हैं वो उसमें वेयर कर ली जाती है, कभी कम भी हो गई तो आने में टाइम भी लग गया तो आपकी प्रोडक्शन स्टॉप नहीं होती। और बी कैटेगरी इनके बीच वाली है, जिसकी वैल्यू जो है वो ए और सी के बीच में होती है, उसका नंबर जो आपने मेंटेन करना है वो भी उनके बीच में होता है। हाउ मच टू ऑर्डर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। कह लें कि अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो रिसर्च में तो ये बहुत बेसिक है, अगर आप इसको अंडरस्टैंड करोगे तो कह लें वो सबसे बेसिक मॉडल है इन्वेंट्री का। ये मेरे ख्याल में 1914 के अंदर ये मॉडल बना था। बहुत सिंपल है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपने लेनी है इसकी, कोई इसके अंदर आना चाहता है तो फिर इसके बाद इसके ऊपर रिसर्च बहुत सारी हो सकती है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इसमें 3 चीज़ें हैं, बेसिक इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक प्रोडक्शन क्वांटिटी एंड क्वांटिटी डिस्काउंट। क्वांटिटी डिस्काउंट को हम डिटेल से नहीं पढ़ेंगे। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड इकोनॉमिक प्रोडक्शन क्वांटिटी, इसको हम डिटेल से इसके फार्मूलाज देखेंगे ये कैसे बनते हैं। जो एक रिटेल स्टोर है, गौर कीजिएगा, एक रिटेल स्टोर वाले ने एक आइटम को ही आप फोकस करें, एक आइटम की इन्वेंट्री को मेंटेन करना है तो वो उसका कितना ऑर्डर करे। अब उसने उसको प्रोड्यूस नहीं करना, उसने एक ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर है या डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर या होलसेलर है, उसने उसको कहना है कि इतना स्टॉक मुझे दो। अब वो उसको कितना स्टॉक कहे कि मुझे दो, ताकि उसको कॉस्ट कम से कम पड़े। अब हमारे पास मेनली 2 चीज़ें हमारे सामने हैं, एक इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट है, ज़्यादा वो स्टॉक मंगवाएगा तो उसको इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी क्योंकि वो ज़्यादा टाइम के लिए एक आइटम स्टोर होगी। एक वीक के लिए मंगवाता है कम पड़ता है, एक मंथ के लिए मंगवाता है तो वो आइटम एक मंथ के लिए उसके पास कैरी हो रही है तो उसको उसके ऊपर होल्डिंग कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है। लेकिन उसके वर्सेस फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट भी है, वो एक वीक के लिए मंगवाता है तो उसको ऑर्डरिंग कॉस्ट ज़्यादा पड़ी है पर मंथ की, उसको एक मंथ के लिए 4 बार ऑर्डर करना पड़ेगा, 4 बार उसको ऑर्डरिंग कॉस्ट पड़ेगी। जबकि वो एक मंथ का स्टॉक मंगवाएगा तो उसको पूरे मंथ के लिए एक बार ही ऑर्डरिंग कॉस्ट पड़ रही है। तो अब ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो रही है जब वो एक मंथ के लिए मंगवाता है, इन्वेंट्री कॉस्ट बढ़ रही है। अब इनके बीच में एक ऑप्टिमल पॉइंट हो, वो ऑप्टिमल पॉइंट हमने ढूंढना होता है कि कितनी क्वांटिटी ऑर्डर की जाए ताकि कॉस्ट जो है वो दोनों का सम मिनिमम हमारे पास आए। ये हो गया हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल। फिर दूसरा मॉडल है इकोनॉमिक प्रोडक्शन क्वांटिटी मॉडल। इकोनॉमिक प्रोडक्शन क्वांटिटी मॉडल के अंदर हम ऑर्डर नहीं करते, हम खुद से बना रहे होते हैं और हमारे पास ये चीज़ें सेल भी हो रही होती है। कोई समोसे बनाने वाला है तो वो बना भी रहा है, साथ में सेल भी कर रहा है, साथ में उसके पास पड़े भी होते हैं। तो ये एक डिफरेंट सिचुएशन है जिसमें आपका
प्रोडक्शन रेट इंपॉर्टेंट है, आप कितना प्रोड्यूस करो, अपनी इन्वेंट्री भी मेंटेन करनी है, अपनी डिमांड भी फुलफिल करनी है, कंजम्पशन भी अपने उसको जितना कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट्स है वो भी आपने उसको देना है। तो उस वक्त आप कितना प्रोड्यूस करोगे पर यूनिट टाइम, मतलब एक दिन में या एक घंटे के अंदर आप कितनी प्रोडक्शन दोगे ताकि आपकी कॉस्ट मिनिमम पड़े, क्योंकि प्रोडक्शन के अंदर आपके पास मेनली दो तरह की कॉस्ट आ रही होती है। आप इसमें ऑर्डर तो नहीं कर रहे हैं तो ऑर्डरिंग कॉस्ट तो निकल गई, लेकिन प्रोडक्शन करने के बाद आपके पास इन्वेंट्री पड़ी होती है जिसको आपने सेल करना होता है, तो होल्डिंग कॉस्ट है, इन्वेंट्री की होल्डिंग कॉस्ट आपको पड़ रही होती है। दूसरा, चूंकि आप खुद से मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो मैन्युफैक्चरिंग का एक सेटअप आपको चाहिए, उसके लिए आपको इक्विपमेंट चाहिए, वो इक्विपमेंट आपने लगाना है, उसके लिए आपने उसको मेंटेन करना है, तो उसकी एक सेटअप कॉस्ट होती है। तो कितनी प्रोडक्शन क्वांटिटी आप बनाओ ताकि आपकी सेटअप कॉस्ट प्लस इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट मिनिमम है। तो ये दो चीज़ें हैं, दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट है, बारी बारी हम इसको देखते हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, पहले इसकी एजम्पशंस पढ़ लें, आपने जस्ट इसको जहन में बिठा लेना है कि जब हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी या एक रिटेल स्टोर जिसने जस्ट एक ऑर्डर करके अपने पास चीज़ लेके आनी है, तो कौन कौन सी चीज़ें आपने कंसिडर करनी है, कौन सी एजम्पशंस है। हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास एक ही प्रोडक्ट है, जबकि रिटेल स्टोर के ऊपर बहुत सारी होती हैं। सिंप्लीफाइड समझने के लिए जस्ट अज्यूम वी आर कंसिडरिंग ओनली वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल पेन्स हैं, या कह लें कि स्टेशनरी की कोई भी आइटम लगा लें, एक कॉपी है, कॉपी लगा लें। एनुअल डिमांड रिक्वायरमेंट्स आना, एक साल के अंदर आमतौर पे सालाना कैलकुलेट किया जाता है, एक साल के अंदर डिमांड कितनी, इसको हम अज्यूम कर रहे हैं ये डिटर्मिनिस्टिक है, मीन्स ये वेरी नहीं करती, फिक्स है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं है। डिमांड इज स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द ईयर। इवनली स्प्रेड का मतलब है कि अगर एक साल के अंदर 365 आइटम रिक्वायर्ड हैं तो हर दिन हर रोज एक एक आइटम की डिमांड है, तो दिस इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर। लीड टाइम इज नोन एंड कांस्टेंट, हमें पता है कि हम ऑर्डर करेंगे तो कितने टाइम के अंदर प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगी। इससे भी ज़्यादा बेसिक हम अज्यूम कर लेते हैं कि लीड टाइम हमारा नेग्लिजिबल है, ज़ीरो तो नहीं हो सकता, नेग्लिजिबल है, कि जैसे ही हमने ऑर्डर की उसी वक्त वो क्वांटिटी हमारे पास आ गई। ईच ऑर्डर इज रिसीव्ड इन अ सिंगल डिलीवरी, जब हमने ऑर्डर किया वो ये नहीं है कि एक कब आ रहा है, एक 2 घंटे बाद आ रहे हैं, हम अज्यूम करते हैं कि वो सारे के सारे एक बार ही हमारे पास आ जाए और इंस्टेंटली आ जाए। देयर आर नो क्वांटिटी डिस्काउंट, तो बेसिक मॉडल के अंदर क्वांटिटी का डिस्काउंट हम कंसिडर नहीं करेंगे। अब हम आते हैं इसको स्टडी करने पे, द इन्वेंट्री साइकिल। आप इस ग्राफ के ऊपर गौर करें, पहले ये टर्मिनोलॉजीज को समझ लें। ऑर्डर साइज क्यू इज इक्वल टू 350 यूनिट्स, ये हम एक सिचुएशन एज्यूम कर रहे हैं कि क्यू ऑर्डर साइज है, एक बार जो डिलीवरी होनी है वो कितने आइटम्स की हमारे पास होगी। यूजेज रेट, एक दिन के अंदर 50 यूनिट्स कंज्यूम हो रहे हैं, या कस्टमर की डिमांड 50 यूनिट्स है। लीड टाइम इसमें हम अज्यूम करते हैं 2 दिन, 2 दिन के अंदर हमारे ऑर्डर करने के बाद वो आइटम हमारे पास पहुंच जाएगी। एंड री ऑर्डर पॉइंट इज 100 यूनिट्स, ये हमने कैसे कैलकुलेट किया, क्योंकि 2 दिन का लीड टाइम है और एक दिन के अंदर 50 आइटम्स हमारे डिमांड होते हैं, कंज्यूम होते हैं, तो 50 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 यूनिट्स ही निकलेगा। तो री ऑर्डर जिस लेवल पे आके हमने ऑर्डर करना है दोबारा से उस आइटम का, वो 100 यूनिट्स, जब हमें पता चला 100 यूनिट्स हैं तो हम उसको ऑर्डर करते हैं। अब इस ग्राफ को अंडरस्टैंड करें, ये एक वीक के लिए बनाया गया है। 0 नंबर ऑफ डे से हम स्टार्ट करते हैं और 7 नंबर ऑफ डे का हमारा साइकिल है एक। 7 दिनों के लिए हम 350 यूनिट्स ऑर्डर करते हैं, क्योंकि एक दिन की कंजम्पशन 50 है, 50 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 350, तो हमारा एक टाइम एक साइकिल के लिए जिसके बाद हमारे पास वेंडर ने आना है और हमें चीज़ देनी है, तो वो 350 यूनिट्स है। अब हर दिन 50-50 कंज्यूम होते 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 जब 5 दिन गुजरेंगे
तो आपकी क्वांटिटी, ये वाला ग्राफ आपकी क्वांटिटी का है, आपकी इन्वेंट्री का है जो आपके पास पड़ी हुई है। पहले दिन के बाद आपके पास 350 में से 50 निकल गए, 300 रह गए, फिर आपके पास 250 रह गए, एंड सो ऑन, कम होते होते यहाँ पे आपके पास 100 रह गए। जैसे ही 100 रह गया, अब आपको पता है कि 100 के बाद 2 दिन का लीड टाइम लगेगा, तो आपके पास स्टॉक दोबारा आ जाएगा। आपने 5वें दिन रीऑर्डर कर दिया, 7वें दिन जैसे ही आपके पास इन्वेंट्री स्टॉक डिप्लीट हुआ, खत्म हुआ, आपके पास नए वाली रिप्लेनिशमेंट आ गई। जो ऑर्डर आपने किया था उसके 350 आइटम्स आपके पास फिर से आ गए, इन्वेंट्री आपकी फिर से उस लेवल पे चलेगी 350 यूनिट्स। फिर अगला वीक स्टार्ट हो गया एंड सो ऑन, मूव करते गए। फिर जब 5 दिन गुजरे, दोबारा से ऑर्डर कर दिया और नए वाली रिप्लेनिशमेंट आ गई। तो अब इसके अंदर जो चीज़ें अंडरस्टैंड करने वाली हैं बड़ी सिंपल है। रीऑर्डर पॉइंट कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, लीड टाइम को देखते हुए और एक दिन की कंजम्पशन को देखते हुए। हमने कितनी देर के लिए इन्वेंट्री स्टॉक रखना है, उसकी बेस के ऊपर हम ऑर्डर साइज डिसाइड करते हैं। 350 यूनिट से 7 दिन की है हमारी ये साइकिल, तो 7 दिन के लिए 350 यूनिट्स कंज्यूम होंगे, तो 350 यूनिट्स हमने ऑर्डर करना है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल के अंदर कैरिंग कॉस्ट, इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट एक ही चीज़ है, और ऑर्डरिंग कॉस्ट, उसका कंपैरिजन अगर हम देखें तो पहले वाले ग्राफ को अगर देखें, पहला ग्राफ और दूसरा ग्राफ, ये दोनों एक ईयर के लिए ही हैं, और ये उसके अंदर डिफरेंट साइकिल्स हैं। इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 साइकिल हैं एक साल में, तो वो डिवाइड कर लें कितना उसमें बनता है, तो कितनी देर के बाद इसको ऑर्डर करेंगे। इसमें आप देखें एवरेज इन्वेंट्री हर साइकिल की मैक्सिमम इन्वेंट्री क्यू है, जितना आपका ऑर्डर साइज है, जितने आपने आइटम्स डिमांड करने हैं, ऑर्डर करने हैं, और मिनिमम 0 है। तो एवरेज इन्वेंट्री अगर निकालें तो एक्सट्रीम्स को सम करके 2 पे डिवाइड कर दें, 0 + Q डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपका एवरेज इन्वेंट्री लेवल। तो थ्रू आउट द ईयर आपके पास Q/2 जितना आपका ऑर्डर साइज है उसका हाफ आपके पास एवरेज साइज है इन्वेंट्री का, जो कि आपके पास रहता है। कभी वो पीक पे चला जाता है, कभी वो 0 पे चला जाता है, तो इस तरह से ये फ्लक्चुएट करता रहता है, लेकिन एवरेज आपके पास इन्वेंट्री Q/2 रहती है। अब इसके अंदर देखें, आपने नंबर ऑफ ऑर्डर्स 7 प्लेस की। जब नंबर ऑफ ऑर्डर्स आपने 7 प्लेस किए, तो आपकी जो पीक इन्वेंट्री है, मैक्सिमम इन्वेंट्री है, वो भी आप कम रखते हो। जैसे मैंने आपको बताया, एक हफ्ते के लिए 350 यूनिट्स चाहिए, 50 का कंजम्पशन रेट हो, तो एक मंथ के लिए आप 50 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 3500 आप मेंटेन करोगे, तो उसकी पीक बड़ी चली जाएगी, तो एवरेज इन्वेंट्री भी आपके पास ज़्यादा होगी। तो जब एवरेज इन्वेंट्री आपके पास ज़्यादा होगी, तो आपके पास कॉस्ट भी उसकी ज़्यादा पड़ेगी। अब देखें, एवरेज इन्वेंट्री अगर हमने लो करनी है, क्योंकि हमने इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट लो करनी है, तो आपको नंबर ऑफ ऑर्डर्स ज़्यादा करने पड़ेंगे। एक साल में जितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स आपने प्लेस करने हैं वो ज़्यादा होंगे, तो उसके होल्डिंग कॉस्ट के वर्सेस आपकी जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। जितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स करेंगे उतनी बार ही आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट पड़ रही होगी, और वो टोटल जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो इंक्रीज कर जाएगी। जबकि दूसरे केस के अंदर अगर हम देखें, तो इसके अंदर हम ऑर्डरिंग कॉस्ट को कम कर रहे हैं। नंबर ऑफ ऑर्डर्स हम 3 प्लेस कर रहे हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स जब कम प्लेस किए हैं तो हमारे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होगी, लेकिन अब हमारे पास इन्वेंट्री की पीक वो बहुत राइज कर गई, तो एवरेज इन्वेंट्री जिसके ऊपर इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट हम कैलकुलेट करते हैं वो हमारे पास ज़्यादा होगी। तो इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट बढ़ गई, ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो गई। अब आ जाते हैं इनकी कैलकुलेशन के ऊपर। ये सबसे पहले वाला ग्राफ देखें, ए कैरिंग कॉस्ट आर लीनियरली रिलेटेड टू ऑर्डर साइज। अभी हमने जैसे देखा, आपको मैंने एक्सप्लेन भी किया, आप जितने ज़्यादा नंबर ऑफ आइटम्स डिमांड करोगे, ऑर्डर करोगे, आपके पास उतनी ज़्यादा इन्वेंट्री होगी और उतना ही ज़्यादा आपके पास इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट आएगी। इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट इज इक्वल टू एवरेज इन्वेंट्री Q/2 इंटू होल्डिंग कॉस्ट। आपके पास एक आइटम के ऊपर जितनी होल्डिंग कॉस्ट पड़ती है उसको एवरेज इन्वेंट्री से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास टोटल इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट आ जाएगी।
और हमने देखा है जितनी आपकी ऑर्डर क्वांटिटी बढ़ती है उतनी ही आपके पास होल्डिंग कॉस्ट इंक्रीज कर जाती है। इस फार्मूला से भी देखें, जैसे ही क्यू इंक्रीज करेगा वैसे ही आपकी जो टोटल इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट है वो इंक्रीज कर जाएगी। फिगर 2 के ऊपर आ जाए। ऑर्डरिंग कॉस्ट आर इनवर्सली एंड नॉन लीनियरली रिलेटेड टू द ऑर्डर साइज। अब इसमें देखें डी बाई क्यू, इसमें एक चीज अंडरस्टैंड करने वाली है, दिस डी इज इक्वल टू डिमांड पर ईयर। पूरे साल के अंदर जो टोटल उसके अंदर जिसको हमने ब्रेक डाउन किया था छोटे छोटे साइकिल्स में, ये उसकी पूरी डिमांड है। 50 एक दिन में होगी तो 365 दिन की ये टोटल डिमांड है। डिवाइड करेंगे हम क्यू से, क्यू मतलब हम एक बार जो ऑर्डर करते हैं उसका साइज इतना है, तो टोटल डिमांड डिवाइडेड बाय क्यू, ये हमारे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ ऑर्डर्स। टोटल डिमांड को एक बार की हम ऑर्डर साइज के ऊपर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ जाएंगे। तो जितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स आएंगे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एस से। एस क्या है? एक बार की ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो ये हमारे पास टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई, नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगी। अब इसके अंदर हम देखें, अगर क्यू जो है वो हमारे पास डिनोमिनेटर में, जैसे ही क्यू इंक्रीज करता है, ऑर्डरिंग क्वांटिटी हम बढ़ाते हैं, तो हमारे पास कॉस्ट कम हो जाती है। तो दिस इज ऑब्वियस कि जितनी हम ऑर्डरिंग क्वांटिटी बढ़ाएंगे हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम हो जाएंगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारी कम हो जाएगी। अब इन दोनों कॉस्ट का कॉम्बिनेशन इस ग्राफ में दिखाया गया। ये वाली इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट है और ये वाली ऑर्डरिंग कॉस्ट है। इन दोनों का जो वाला जॉइंट पॉइंट होता है वो ये वाली टोटल कॉस्ट का मिनिमम होता है। अब टोटल कॉस्ट का मिनिमम कौन से पॉइंट पे आता है, उस वाली क्वांटिटी को इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहा जाता है। इसलिए इस मॉडल का नाम भी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल है। तो दोनों कॉस्ट, इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट, इनमें इनका मिनिमम अगर हमने लेके आना है तो हमें एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑर्डर करनी पड़ेगी, और वो अमाउंट कितनी होगी, दैट इज इक्वल टू क्यू नॉट, ये वाला, और उस वाले पॉइंट को इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहा जाता है। ये हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? हमने पढ़ा था अलजेब्रा के अंदर एक डिफरेंशिएशन मेथड। हमारे पास वेरिएबल है क्यू, ये हमारे पास टोटल कॉस्ट है, हमने देखना है किस पॉइंट के ऊपर ये मिनिमम होगी। वेरिएबल हमारा क्यू है, क्यू के हिसाब से इसको डिफरेंशिएट कर दें। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, आप थोड़ा सा उसको अपना रिवाइज करें कि जो भी हमारे पास नॉन लीनियर इक्वेशन होती है उसका जो डिफ्लेक्शन पॉइंट होता है, जो मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट होगा, डिफरेंशिएट करने के बाद उसको जीरो के इक्वल पुट कर दें, क्योंकि उसके ऊपर उस लाइन उस कर्व की स्लोप जीरो होती है, वो बिल्कुल पैरेलल होता है। ये अगर मिनिमम पॉइंट है तो यहाँ पे इसकी स्लोप जीरो होगी, अगर मैक्सिमम होगा तो भी इसकी स्लोप जीरो होगी, बट इन दिस केस दिस इज मिनिमम। तो हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने का मतलब ये होता है कि डिफरेंशिएट करने के बाद जो आपने आउटपुट निकाला है, जो आपके पास आंसर आया है, दैट इज टेंजेंट टू द मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट, उसको आप जीरो के इक्वल पुट कर देंगे और फिर उसमें से क्यू की वैल्यू निकालेंगे, तो वो वैल्यू आपके पास आएगी मिनिमम, वो वाली ऑर्डर क्वांटिटी जिसके ऊपर आपकी कॉस्ट मिनिमम होगी। आपने ये करना नहीं है, आपने जस्ट इसको याद रख लेना है। एक मिनट, मैं इसमें मेरे ख्याल मैंने ऐड नहीं किया। इसका एक फार्मूला है स्पेसिफिक, आपने बुक को लास्ट में देखना है, मैं आपको अभी इसका शो करता हूँ। जी, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये बुक का पेज नंबर है 560 पे आप आएंगे तो आपको ना ये टोटल कॉस्ट है, दैट इज द सम ऑफ एनुअल कैरिंग कॉस्ट एंड एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये जो मैंने आपको स्लाइड के ऊपर दिखाई है। फिर ये क्यू नॉट जो कि डिफरेंशिएशन के बाद जैसे मैंने आपको बताया, तो आपके पास अल्टीमेटली ये वाला आंसर आ जाएगा।
क्यू नॉट या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2ds डिवाइडेड बाय h। अब इसमें d क्या है? एनुअल डिमांड। एक साल के अंदर आपके पास टोटल डिमांड कितनी? s ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है और h आपके पास होल्डिंग कॉस्ट है पर आइटम। तो ये इसका फार्मूला है जो कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपको कैलकुलेट कर देगा। मींस जब भी आपने देखना है कि आपको कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करनी है तो डायरेक्ट ये फार्मूला यूज कर लेंगे। उसके पास आपको तीन चीजें चाहिए, होल्डिंग कॉस्ट कितनी बढ़ती है, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी बढ़ती है और टोटल डिमांड कितनी। ये फार्मूला आप नोट कर लें क्योंकि मैंने आपको असाइनमेंट देनी थी, उसमें आप यूज होगा या आप बुक से भी देख सकते हैं। तो ये था इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल। मेरा ख्याल है आपको इसकी बेसिक समझ आ गई होगी कि दो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के अंदर दो बेसिक कॉस्ट इन्वॉल्व हैं, एक है होल्डिंग कॉस्ट और दूसरी है ऑर्डरिंग कॉस्ट। दोनों का ट्रेड ऑफ है, एक ज़्यादा होती है तो दूसरी कम होती है, लेकिन दोनों का जहाँ पे इंटरसेक्शन होता है वो आपके पास मिनिमम पॉइंट होता है टोटल कॉस्ट का। तो वो मिनिमम पॉइंट आपने डिटरमिन करना है। वो कैसे डिटरमिन करते हैं वो मैंने आपको फार्मूला बता दिया। अब ये एक प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, बहुत सिंपल है, आपकी बुक में भी है। इसको आपने एज असाइनमेंट लेना है, मैं आपको एट द एंड ये प्रॉब्लम सेंड कर दूंगा। इसमें से बेसिक चीज़ें हैं, आपने टोटल डिमांड निकालनी है कितनी है, होल्डिंग कॉस्ट कितनी है, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है, उस फार्मूला में डायरेक्ट पुट करना है तो आपके पास ये वाले आंसर आ जाएंगे। इसी तरह से ये दूसरी प्रॉब्लम है, ये मैं आपको सेंड कर दूंगा। अब आ जाए दूसरे मॉडल के ऊपर, दैट इज इकोनॉमिक प्रोडक्शन क्वांटिटी। इकोनॉमिक प्रोडक्शन क्वांटिटी जैसे मैंने आपको बताया कि हम इसमें ऑर्डर नहीं करते, हम खुद से मैन्युफैक्चरर हैं और उस प्रोडक्ट को सेल भी कर रहे हैं। तो उसमें दो मेन चीज़ें हैं, एक आपके पास होल्डिंग कॉस्ट है और दूसरी आपके पास सेटअप कॉस्ट है। तो इसके अंदर जो वेरिएबल्स हैं वो डिफरेंट है। इसके अंदर ऑर्डरिंग कॉस्ट बिल्कुल शामिल नहीं है, इसके अंदर आपके प्रोडक्शन रेट शामिल है, आपका प्रोडक्शन का रेट कितना होगा। तो आपकी इकोनॉमिक प्रोडक्शन क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए वो हम डिटरमिन करेंगे। थोड़ा सा इस ग्राफ को अंडरस्टैंड कर लें। पहले आए, सिर्फ ये वाली ट्राइंगल आपने समझनी है, ये वाली, इससे पिछली वाली को अभी आपने फोकस नहीं करनी। ये वाली ट्राइंगल है जब हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी देख रहे थे कि हमने एक बार ऑर्डर किया, सारी की सारी क्वांटिटी हमारे पास आ गई, फिर उसके बाद हम सेल करनी शुरू कर देते थे, फिर हमारे पास अगला ऑर्डर आ जाता था, फिर हम सेल करनी शुरू कर देते थे एंड सो ऑन। प्रोडक्शन में डिफरेंट होता है, हम साथ साथ जब प्रोडक्शन भी करेंगे तो हमारे पास डिमांड भी होगी, चीज़ें इन्वेंट्री में जमा भी होंगी और उसमें से ख़त्म भी होंगी। तो वो किस तरह से होगी? सबसे पहले आप ये वाली डॉटेड लाइन को देखें, ये हमारे पास है प्रोडक्शन, सिर्फ प्योरली प्रोडक्शन। हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास कोई डिमांड नहीं है, कस्टमर हमारे पास नहीं आ रहा, हम चीज़ बेच नहीं रहे, सिर्फ बना रहे हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इस टाइम ड्यूरेशन के दौरान में हम इतनी क्वांटिटी इसकी प्रोड्यूस करते हैं, इतनी हम प्रोडक्शन चलाते हैं, दैट इज रन साइज, दैट इज इक्वल टू क्यू नॉट। इसको प्रोडक्शन रन साइज कहा जाता है कि जितनी हमने एक साइकिल में प्रोडक्शन की। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, हम प्रोडक्शन भी कर रहे होते हैं और साथ में हमारे पास डिमांड भी होती है। तो ये लाइन इन्वेंट्री इतनी तेजी से बिल्डअप कर रही है, लेकिन जब साथ साथ डिमांड भी हो रही होती है तो वो उतनी तेजी से बिल्डअप इन्वेंट्री नहीं होती, कम बिल्डअप होती है। कि इस टाइम के ऊपर देखें, ये वाला टाइम देखें, इसके ऊपर अगर हमारे पास डिमांड भी हो तो स्टॉक इतना होगा, जब डिमांड नहीं है तो प्रोडक्शन इतनी है। मींस इन्वेंट्री का लेवल जब डिमांड बिल्कुल भी नहीं तो ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि वहाँ से सिर्फ चीज़ें बन बन के ऐड हो रही हैं, उसमें से निकल नहीं रही। लेकिन जब कस्टमर उसमें से डिमांड भी करता है तो चीज़ें निकल भी रही हैं, तो इन्वेंट्री का स्टॉक कम हो जाता है। तो ये एक्चुअल लाइन है जब आप प्रोडक्शन भी कर रहे हो और आपकी डिमांड भी हो रही है। होता यह है कि प्रोडक्शन रेट डिमांड रेट से हमेशा ज़्यादा रखा जाता है। तो जितनी डिमांड है उससे एक्सेसिव जितनी प्रोडक्शन होगी वो सारी इन्वेंट्री बनती जाती है। तो एक स्पेसिफिक टाइम तक के लिए प्रोडक्शन चलाई जाती है, फिर उसके बाद प्रोडक्शन को बंद कर दिया जाता है, लेकिन डिमांड कंटिन्यूसली हमारे पास रहती है।
फिर जब सारा स्टॉक खत्म हो जाता है फिर प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी जाती है, फिर उसमें से डिमांड भी होती जाती है और इन्वेंट्री भी बिल्ड होती जाती है। फिर एक स्पेसिफिक लेवल तक इन्वेंट्री चली जाती है जितना हमारे पास स्टॉक रखने की गुंजाइश है, जितनी कैपेसिटी है हमारी। फिर उसके बाद प्रोडक्शन बंद कर दी जाती है, तो उसके बाद इन्वेंट्री डिप्लीट होनी शुरू हो जाती है एंड फिर प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी जाती है एंड सो ऑन। इस तरह से ये साइकिल चलते रहते हैं। तो इन एक्चुअल जब आपके पास प्रोडक्शन भी हो रही है और आपके पास डिमांड भी हो रही है, तो इन्वेंट्री का एक मैक्सिमम लेवल आता है जिसको हम इन्वेंट्री मैक्सिमम आई मैक्स का नाम देते हैं। तो ये वाली हमारे पास मैक्सिमम इन्वेंट्री हम क्रिएट करते हैं। तो अब इसके अंदर आई मैक्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट वेरिएबल है। फिर इसके ऊपर प्रोडक्शन रेट, हम किस रेट के ऊपर प्रोडक्शन चलाएंगे वो इंपॉर्टेंट है। फिर डिमांड का रेट कितना है वो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फिर हमने कितनी क्वांटिटी बनानी है प्रोडक्शन की, ये हमारे पास सेटअप कॉस्ट और इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट मिनिमम है, ये इसके अंदर हमारा ऑब्जेक्टिव है। इसको हम देखते हैं। इकोनॉमिक प्रोडक्शन क्वांटिटी मॉडल के अंदर हमारे पास टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ कैरिंग कॉस्ट या होल्डिंग कॉस्ट प्लस सेटअप कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट इसकी होती है आई मैक्सिमम डिवाइड बाय 2, क्योंकि मैक्सिमम लेवल ये डिवाइड बाय 2, ये एवरेज हमारे पास इन्वेंट्री आ गई, मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको होल्डिंग कॉस्ट के साथ। और इसी तरह से सेटअप कॉस्ट जो है वो दैट इज टोटल डिमांड ओवर क्यू, जितना हम इसमें क्वांटिटी बनाएंगे मल्टीप्लाइड बाय इसकी ये प्रोडक्शन कॉस्ट या प्रोडक्शन कॉस्ट कह लें या सेटअप कॉस्ट कह लें। अब इसके अंदर क्यूपी, इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे कि ये फार्मूला कैसे आया, आपने सिर्फ इसको याद कर लेना है बहुत आसान। ये वाला फार्मूला वही है जो हमने EOQ में पढ़ा था, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में, 2DS/H इंटू स्क्वायर रूट, लेकिन साथ में हम स्क्वायर रूट ऑफ P प्रोडक्शन रेट डिवाइडेड बाय P माइनस U। P प्रोडक्शन रेट या U हमारा यूजेज रेट है या डिमांड रेट है जितना हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो हमारे पास Q आएगा दैट इज द इकोनॉमिक प्रोडक्शन क्वांटिटी। ये फार्मूला डायरेक्ट यूज होता है। इस फार्मूला में को यूज करते हुए हम निकाल सकते हैं कि हमने कितनी प्रोडक्शन क्वांटिटी बनानी है, जो कि हमें मिनिमम कॉस्ट देगी। टोटल सम ऑफ कैरिंग एंड सेटअप कॉस्ट हमारा मिनिमम आएगा। अब इसके अंदर आपको वेरिएबल जो चाहिए, टोटल डिमांड कितनी है एक साल की, सेटअप कॉस्ट कितनी है, ये ऐसी वहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट थी, यहाँ पे इसको हम सेटअप कॉस्ट लेते हैं। होल्डिंग कॉस्ट कितनी है, प्रोडक्शन रेट आपने कितना रखा है, डिमांड रेट आपका कितना। अगर आप मैक्सिमम इन्वेंट्री कैलकुलेट करना चाहें दैट इज इक्वल टू प्रोडक्शन क्वांटिटी जितनी आपने बनानी है डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन रेट इनटू P माइनस U। तो आप इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। और एवरेज इन्वेंट्री यू ऑलरेडी नो, आई मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2। ये EPQ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, सिर्फ आपने इसको पढ़ के इसमें से वेरिएबल्स को निकालना है, कौन कौन से वेरिएबल कितने कितने हैं, और डायरेक्ट वो फार्मूला यूज करते हुए इन क्वेश्चंस का आपने आंसर देना है। और एक ये वाला, तो ये 4 आपके पास आ गए हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और इकोनॉमिक प्रोडक्शन क्वांटिटी से रिलेटेड है। ये आपकी नेक्स्ट असाइनमेंट है, इसके बारे में सारी हेल्प आपको बुक से मिल जाएगी। आप बुक को जस्ट देखोगे तो आप इनको सॉल्व कर सकोगे। तो आप देख लें, एक वीक आपका टाइम है, आज मंडे है, नेक्स्ट मंडे तक आप इसको सबमिट करेंगे। लेक्चर हमारा यहाँ तक है। क्वांटिटी डिस्काउंट मैंने आपको बता दिया क्वांटिटी डिस्काउंट होता क्या है, लेकिन हम इसकी डिटेल में इसके वो उसमें नहीं जाएंगे। आप जस्ट क्वांटिटी डिस्काउंट को समझ लो कि एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ आइटम्स आप जब ऑर्डर करते हो तो आपको उस क्वांटिटी का डिस्काउंट मिलता है। तो ये क्वांटिटी डिस्काउंट, उसका मॉडल थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसलिए मैं आपको इस लेवल पे पढ़ा नहीं रहा। इस लेक्चर में शुरू से लेकर जो आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। इन्वेंट्री को मैं रिवाइज कर देता हूँ। इन्वेंट्री हम क्यों रखते हैं, इसमें कौन कौन सी होती है, मटेरियल की होती है, वर्क इन प्रोसेस है, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं, रिटेल स्टोर के ऊपर हैं, फंक्शंस कौन कौन से होते हैं इन्वेंट्री के अंदर, ऑब्जेक्टिव क्या है इन्वेंट्री कंट्रोल के, रिक्वायरमेंट्स इफेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट के कौन कौन से हैं, कितना आपको ऑर्डर करना है, उसमें हमने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मॉडल देखा है, उसके फार्मूलाज देखे हैं, फिर इकोनॉमिक प्रोडक्शन क्वांटिटी का हमने मॉडल देखा है, उसके हमने फार्मूलाज देखे। तो क्वेश्चन है तो क्विकली आप कर लें, तो देन लेट्स मूव। ये असाइनमेंट मैं आपकी अपलोड कर दूंगा इसी के ऊपर, तो आप इधर से ही ले लीजिए। ठीक है सर, ओके। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके।
अपना ख्याल रखें और असाइनमेंट को टाइमली आप सबमिट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह सर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।